के साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने मंगलवार को चीन को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि भारत से टकराव चीन के लिए वैश्विक मोर्चे पर अच्छा नहीं है। यदि चीन की आकांक्षाएं वैश्विक हैं तो ये उनकी भव्य योजनाओं को सूट नहीं करती। एयर चीफ मार्शल ने चीन को यह संदेश मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान दिया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारी संख्या में चीन के सैनिक तैनात हैं। उनके पास रडार, सतह से हवा में मार करने वाली और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की बड़ी मौजूदगी है। उनकी तैनाती मजबूत रही है, लेकिन हमने भी सभी आवश्यक कार्रवाई की है। बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले 8 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख में एलएसी के पास दोनों देशों की सेनाओं की भारी मौजूदगी है। मई के शुरुआती दिनों से ही भारत और चीन में तनाव बना हुआ है। जून के महीने में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। तनाव को कम करने के लिए सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हुई। यही नहीं, दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई थी। और इस बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने मंगलवार को कड़ी चेतावनी दे दी है चीन को। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि भारत से टकराव चीन के लिए वैश्विक मोर्चे पर अच्छा नहीं है। अगर चीन की आकांक्षाएं वैश्विक है तो ये उनकी भव्य योजनाओं को सूट नहीं करता। एयर चीफ मार्शल ने चीन को यह संदेश मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान दिया। दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन आज लगातार 34वें दिन भी जारी रहा। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे किसान भाइयों को इंटरनेट एक्सेस करने में दिक्कत आ रही थी। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए सेवादार केजरीवाल ने वाईफाई सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इंसान को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में एक चौथी चीज भी जुड़ गई है रोटी, कपड़ा और मकान के साथ, और वो है इंटरनेट। हमने ये देखा कि देश का किसान, देश के कोने कोने से हमारे किसान भाई बहन दिल्ली की दहलीज पर आए और बीते 1 महीने से ऊपर वो वहां आंदोलन कर रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुख्य आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कई बार वहां गए। हमारे तमाम विधायक, हमारे तमाम मंत्री, हमारे पार्षद, सब लोग, सभी कार्यकर्ता वहां अपनी सेवा देने गए। और सेवादार अरविंद केजरीवाल ने पहले उनके लिए कंबल से लेकर लंगर तक की सेवा दी, शौचालय से लेकर पानी तक की सेवा दी, और अब एक महत्वपूर्ण सेवा सेवादार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सिंगू बॉर्डर पे शुरू करने जा रहे हैं, और वो है फ्री वाईफाई की सेवा। वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाने का फैसला सेवादार अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है, और अब सिंगू बॉर्डर पर हम वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाएंगे। वहां पर किसानों की ये मांग थी और लगातार हम तक ये मांग आई कि रिसेप्शन बहुत खराब है, नेटवर्क की कमी है, लो कनेक्टिविटी रहती है, जिसके चलते वहां पर जो आंदोलनकारी हैं, जो हमारे किसान भाई बहन अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें इंटरनेट एक्सेस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और उसी परेशानी को दूर करने के लिए अपनी एक और सेवा अरविंद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गाय बचाओ किसान बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत यूपी में जगह जगह पदयात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने में लगे हैं। अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों को लेकर संवेदनहीन बनी हुई है। पिछले 26 तारीख से हम लोगों ने इस यात्रा का शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश के सभी गौशालाओं में बड़े पैमाने पर विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चाहे वो ललितपुर का मामला हो, बांदा का मामला हो, महोबा का मामला हो, हमीरपुर का मामला हो, आगरा का मामला हो, मैनपुरी का मामला हो, वहां गाय माता तड़प तड़प के मर रही हैं चारे के अभाव में,
रख रखाव के अभाव में, ठंड के ठिठुरन के नाते जो सरकार लगातार गाय के प्रति एक भावनात्मक रिश्ता दिखाती थी, उसकी कलाई खुल चुकी है। गाय माता तड़प रही हैं पूरी तरह, उनके शरीर का एक एक हड्डी दिख रहा है। कौवे, चील, कुत्ते जिंदा गाय माता को खा रही हैं। ऐसी तस्वीरें विचलित करने वाली आ रही हैं। इस सरकार का ढोंग और पाखंड पूरी तरह उजागर हो चुका है। किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, खेतों में अन्ना गाय, अन्ना जानवरों के नाते तमाम जगहों पर किसान अपने खेत को बैरिकेडिंग लगा रखा है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है अपने एक खेत को बचाने के लिए। फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला, बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं मिला, धान क्रय केंद्रों पर धान नहीं खरीद हुए। सारे लागत के सापेक्ष किसानों के फसलों का दाम नहीं है। किसान आंदोलित है 3 कृषि बिल को लेकर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम के अध्यादेश को लेकर उन्होंने महामहिम से चर्चा की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य की कानून व्यवस्था और कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर भी महामहिम राज्यपाल से बातचीत की गई है। तो ये तमाम जानकारी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से आज मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम के अध्यादेश को लेकर उन्होंने महामहिम से चर्चा की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य की कानून व्यवस्था और कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर भी महामहिम राज्यपाल से आज बातचीत की गई है। चर्चा की, जो हमने अध्यादेश किए हैं उनके बारे में जानकारी की, प्रदेश की स्थिति के बारे में शिक्षा के बारे में चर्चा हुई। अनेकों विषय थे जिन पर महामहिम को जानकारी देना है। मैंने आवश्यक समझा, जानकारी दी, चर्चा की। सर, इस मंत्रिमंडल में राज्यपाल को लेकर जो आपको पहले बताऊंगा, आप चिंता क्यों। सर, ये मंजूरी मिल गई है क्या जो नया अध्यादेश आया है? खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है। यहां राम मंदिर ट्रस्ट के खाते से फर्जीवाड़ा कर 6 लाख रुपए निकालने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी महाराष्ट्र के हैं। मामले का मास्टरमाइंड वाराणसी का है। फिलहाल मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। गत वर्ष 9 सितंबर को राम जन्मभूमि थाने में मामला दर्ज किया गया था। फर्जी चेक के जरिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से निकाले गए 6 लाख रुपए गए थे। एसएसपी अयोध्या दीपक कुमार ने कहा, बैंक कर्मचारी के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता और फिलहाल अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। कि 9 तारीख को 9 सितंबर को भगवान राम जन्मभूमि ट्रस्ट से 6 लाख रुपये पैसे का गबन का एक मामला सामने आया था, जिसमें कि ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्ट के जो महासचिव हैं उनके द्वारा एक मुकदमा अयोध्या थाने में, अयोध्या कोतवाली में दर्ज कराया गया। उसके बाद इस मामले को गंभीरता से, चूँकि ये पूरी तरह से एक फोर्जरी का मामला था, तो पुलिस ने इसमें एक एएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, जो हमारे तत्कालीन एएसपी थे निपुण अग्रवाल, और उनके नेतृत्व में हमारे एसएचओ और हमारे जो सब इंस्पेक्टर थे और सर्विलांस की टीम, इन लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास किया। और जो लोग इसमें शामिल थे, प्रशांत महाबल शेट्टी, विमल लल्ला, शंकर सीताराम गोपाले और संजय तेजराज जैन, ये चारों मुंबई और उसके बगल में एक ठाणे एक जगह है, वहाँ के ये लोग रहने वाले थे, चारों अपराधी। और इन चारों अपराधियों के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी की गई और आपस में इन लोगों ने क्लोनिंग करके चेक बनाने के इन लोगों ने अपने बैंक में अकाउंट्स खोला
और क्लोनिंग चेक के द्वारा यह अपने अकाउंट में पैसा मंगाते थे और उसे यह क्लियर कराते थे। इसमें 4 एक्यूज्ड को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। इसमें अन्य जो एक्यूज्ड है इस केस में हम लोग उसके भी पीछे हैं और जल्दी ही इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी ही उन अभियुक्तों को भी हम कृषि कानून को वापस लेने के लिए किसानों के साथ सियासी पार्टियां भी जोर आजमाइश कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से किसानों के समर्थन में हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी कर रही हैं। इस बीच कृषि कानून को रद्द करने के लिए और किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए। किसानों के समर्थन में आज एएनबी से खास बातचीत में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने भी केंद्र सरकार को जमकर कोसा और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए काम करने की जगह अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि सरकार पर लगातार इस कानून को गलत उपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है और ये बात बार बार कही जा रही है कि अंबानी और अडानी के कारण इस तरह के कानून किसानों पर थोपे जा रहे हैं। सरकार को अहंकार है, सरकार को घमंड है अपने नंबर के ऊपर। अरे देश का अन्नदाता है, इसने आपको गद्दी पे बैठाया है, गद्दी से उतारना भी जानता है जो बैठाना जानता है। इतना अहंकार ठीक नहीं होता। इन कानूनों को आप वापस लें। इन कानूनों के फायदे भी क्या है? आपने हमेशा ये कहा कि इसका कोई नुकसान नहीं है, आपने इसका कोई फायदा तो नहीं गिनाया। जब कोई फायदा नहीं है तो कानून किस लिए? कानून को वापस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 साल के एक बच्चे में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। दरअसल ब्रिटेन से लौटे परिवार को कोरोना हुआ था। कोरोना की पुष्टि के बाद सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। 4 लोगों के सैंपल में 2 साल की बच्ची की रिपोर्ट में कोरोना के यूके वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ही बताया था कि बेंगलुरु के निमहांस में ब्रिटेन से लौटे 3 लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया था, जिसमें ये नया स्ट्रेन मिला है। इसके अलावा 2 लोगों का सैंपल सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में पॉजिटिव पाया गया। एक अन्य शख्स का सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में जांच की गई थी, जहां शख्स कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित पाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि सभी को अलग अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, लेकिन वाकई में ये चिंताजनक है और उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 साल की एक बच्ची में कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन मिला है वो भी काफी चिंताजनक है। ब्रिटेन से लौटे परिवार को कोरोना हुआ था। कोरोना की पुष्टि के बाद सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। 4 लोगों के सैंपल में 2 साल की बच्ची की रिपोर्ट में कोरोना के यूके वेरिएंट की पुष्टि हुई। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ही बताया था कि बेंगलुरु के निमहांस में ब्रिटेन से लौटे 3 लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया, जिसमें ये नया स्ट्रेन मिला है। इसके अलावा 2 लोगों का सैंपल सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में पॉजिटिव पाया गया। एक अन्य शख्स का सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में जांच की गई थी, जहां शख्स कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित पाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि सभी अलग अलग आइसोलेशन वार्ड में इस समय शिफ्ट किए गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चंद्रबाबू नायडू ने किसानों को मझधार में छोड़ा था। ऋण माफ करने की बात कहते हुए चंद्रबाबू ने किसानों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों के ऋण की राशि 87,612 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। धान्य, बीज, बीमा, बिजली और 0 ब्याज दर से जुड़ी बकाया राशि का दुरुपयोग किया गया। सीएम जगन ने कहा कि चंद्रबाबू के नेतृत्व में बनी पिछली सरकार ने धान्य खरीदी केंद्र की बकाया राशि 960 करोड़ रुपए का भी भुगतान नहीं किया। 0 ब्याज दर पर ऋण से जुड़ी बकाया राशि 904 रुपए नहीं देने से किसानों को ऋण मिलना असंभव हुआ है। उनके रवैये से किसान काफी परेशान हुए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू ने किसानों के कल्याण के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। तो ये बड़ी बातें तमाम जो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा कही गई हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने किसानों को मझधार में छोड़ा था। ऋण माफ करने की बात कहते हुए चंद्रबाबू ने किसानों को गुमराह किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों के ऋण की राशि 87,612 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया।
धान्य, बीज, बीमा, बिजली और शून्य ब्याज दर से जुड़ी बकाया राशि का दुरुपयोग किया गया। सीएम जगन ने कहा कि चंद्रबाबू के नेतृत्व में बनी पिछली सरकार ने धान्य खरीदी केंद्र की बकाया राशि 960 करोड़ रुपए का भुगतान भी नहीं किया। शून्य ब्याज दर पर ऋण से जुड़ी बकाया राशि 904 रुपए नहीं देने से किसानों को ऋण मिलना असंभव हुआ है। उनके रवैये से किसान काफी परेशान हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू ने किसानों के कल्याण के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। महाराष्ट्र सरकार के साथ जुबानी भिड़ंत के दौरान मुंबई को पाकिस्तान बता चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से मायानगरी में वापस आ गई हैं। मंगलवार को वह मुंबा देवी और श्री सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची और ईश्वर के आगे सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। कुछ ही महीने पहले कंगना इसी मुंबई को कोस रही थी और महाराष्ट्र सरकार को तालिबान बताने वाले उनके ट्वीट पर जमकर विवाद हुआ था। सिद्धि विनायक के दर्शन के बाद कंगना ने ट्वीट किया, अपने प्यारे शहर मुंबई के लिए खड़ी होने के लिए मुझे जितने विरोध का सामना करना पड़ा उसने मुझे हैरान कर दिया है। आज मैं मुंबा देवी और श्री सिद्धि विनायक जी के पास गई और उनका आशीर्वाद लिया। अब मैं सुरक्षित, प्रेम से भरपूर और पुनः स्वागत किए जाने जैसा महसूस कर रही हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार के कृषि कानून बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में है। यूपी कांग्रेस द्वारा कृषि कानून के विरोध में जनपद में पदयात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा किसानों के पक्ष में और बिल के विरोध में आयोजित की गई है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल की अगुवाई में यह पदयात्रा 5 किलोमीटर दूर चलकर पूरी की जाएगी। तो ये जानकारी उत्तर प्रदेश से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस द्वारा कृषि कानून के विरोध में अमेठी जनपद में पदयात्रा निकाली गई। यह यात्रा किसानों के पक्ष में और बिल के विरोध में आयोजित की गई। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल की अगुवाई में यह पदयात्रा 5 किलोमीटर दूर चलकर पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मथुरा की राया से सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो सामने आई है, जिसमें डाकघर में जमकर डांस हो रहा है। दरअसल राया डाकघर में शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शराबी सिर पर ग्लास रखकर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद भी डाकघर के बड़े अधिकारी अभी तक हरकत में नहीं आए हैं और शराबियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
स्थानीय लोगों की माने तो ये डाकघर के बाबू की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। और जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा के राया से है, जहां सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ये वीडियो सामने आ रही है, जिसमें डाकघर में जमकर डांस किया जा रहा है। दरअसल राया डाकघर में शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शराबी सिर पर ग्लास रखकर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये डाकघर के बाबू की लापरवाही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं। बहुत से लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। रोजी रोटी को चलाने के लिए कुछ बदमाशों ने ठगी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां नौकरी के नाम पर 2 दर्जन से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। दरअसल पूरा मामला बदायूं की बिसौली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने ब्लॉक स्तर पर नौकरी दिलाने के नाम पर 2 दर्जन से अधिक लोगों से 25-25 हजार रुपए लेकर ठगी की। ठगी के शिकार लोगों ने एसएसपी से फिलहाल न्याय की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कुछ बदमाशों ने अब ठगी का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जहां नौकरी के नाम पर 2 दर्जन से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। दरअसल पूरा मामला बदायूं की बिसौली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने ब्लॉक स्तर पर नौकरी दिलाने के नाम पर 2 दर्जन से अधिक लोगों से 25-25 हजार रुपए लेकर ठगी की गई। ठगी के शिकार लोगों ने एसएसपी से न्याय की फिलहाल गुहार लगाई है। मेरा नाम सन्नाम सिंह है सर, और मेरे लड़कों से 25-25 हजार रुपया ले लिया इन नौकरी के चक्कर में, और वो बना के दे दिए नकली आई कार्ड, और ऐसा समझो कोई रुपया कुछ नहीं मिला, और नहीं नौकरी मिली ना कुछ भी हुआ। पवन ने प्रवीण को दिया थे वो पक्सरा नाम है जिनका नाम के हैं, और वो ऐसा समझो रुपया ले गए। अब फोन लगाते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं, रुपया और ठग ले और गाली देते हैं उल्टी सीधी। नाम विशाल मीना है और मैं सौली का रहने वाला हूँ। हमसे जो है एक ऑनसोर्स संस्थान लखनऊ में है, तो उसमें जो है दवाई बांटने के मामले में जो है हमसे नौकरी के नाम पर ठगी की गई है। हमें बताया गया कि 15,000 रुपये आपको तनख्वाह मिलेगी और 3,000 रुपये हमके पेट्रोल खर्च मिलेगा। और जो है यहाँ बिशौली के रहने वाले हैं पवन शर्मा, उन्होंने हमसे रुपये लिए हैं, उनके अकाउंट में 25,000 रुपये दिए हैं और उनको 25,000 रुपये नकद दिए हैं मैंने यहीं पर दिए बिशौली से। जी बिशौली में दिए। अब सर उनसे बात करते हैं तो ना तो हमें कोई नौकरी मिली है, इस प्रकार के लेटर बना के दे दिए गए थे हमारे तानी, और ना हमारे लिए कोई नौकरी दी जा रही है और ना हमारा कोई पैसे वापस किया जा रहा है। और उनसे कहते भी हैं तो सर हमारे से उल्टी सीधी बातें करते हैं। राजस्थान के जोधपुर में नाबालिग से कुकर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ कुकर्म कर उसके गर्भवती होने से परिजनों को धक्का लगा। पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट से गर्भपात करवाने की मांग को लेकर अपील दायर की। अवकाश होने के बावजूद हाईकोर्ट ने एकल पीठ का गठन कर मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने उम्मेद अस्पताल अधीक्षक रंजना देसाई को जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए। पीड़िता को फिलहाल नारी निकेतन में रखा गया है। और ये खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये राजस्थान के जोधपुर से है, जहां एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसके गर्भवती होने से परिजनों को धक्का लगा है। पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट से गर्भपात करवाने की मांग को लेकर एक अपील दायर की है। अवकाश होने के बावजूद हाईकोर्ट ने एकल पीठ का गठन कर मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने उम्मेद अस्पताल अधीक्षक रंजना देसाई को इस मामले में जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं और फिलहाल पीड़िता को नारी निकेतन में रखा गया है। CWC बाल कल्याण समिति जोधपुर ने संज्ञान लिया और पूरी बाल कल्याण समिति, जिसमें मैं अध्यक्ष डॉक्टर गणपत गुजर, शशि वैष्णव जी, विक्रम जी सरगरा, लक्ष्मण जी परियार, आज उस बालिका से और उसके परिजनों से मिलने के लिए संबंधित अस्पताल में आए हैं। पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली है हमने, और साथ ही जो आयु इसकी जांच कर रहे हैं उनको हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि भी इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई भी पहलू की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। एक बालिका के साथ इतना बड़ा अपराध होना, उसके बाद उस अपराध का फल एक बच्चे का जन्म होना,
जो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही दुखदायी बनाता है। तो हम लोगों ने संबंधित थानाधिकारी व्यक्ति को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से इस घटना की जांच की जाए और जो भी प्रकरण या जो भी इसमें गुनहगार है, हालांकि उन्होंने बताया है कि जो भी आरोपी उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके साथ पॉक्सो की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए डीआरजी, डीएफ, सीआरपीएफ और सीएएफ के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। जवानों ने तर्रेम सिलगेर निर्माणाधीन सड़क से 50 मीटर दूर जंगल में 5 किलोग्राम आईईडी बरामद किया। सड़क सुरक्षा की ड्यूटी में डीआरजी, डीएफ, सीआरपीएफ, सीएएफ के जवान तैनात थे। पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप ने बताया कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से बम को प्लांट किया गया था, जिसे जवानों ने सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया। बम को डिफ्यूज करने के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। और जैसा कि आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर से तस्वीर है, जहां नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए डीआरजी, डीएफ, सीआरपीएफ और सीएएफ के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने तर्रेम सिलेगर निर्माणाधीन सड़क से 50 मीटर दूर जंगल में 5 किलोग्राम आईईडी बरामद किया है। सड़क सुरक्षा की ड्यूटी में डीआरजी, डीएफ, सीआरपीएफ, सीएएफ के जवान तैनात थे। पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से बम को प्लांट किया गया था, जिसे जवानों ने समय रहते सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया। राजस्थान के सुजानगढ़ में देर रात मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे तक चल गए। विवाद में करीब 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और वहीं आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का भी बिगुल बज चुका है। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में अपना दल ने चुनाव की रणनीति तैयार कर ली है। इसी कड़ी में अयोध्या पहुंचे अपना दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और एमएलसी आशीष पटेल ने सर्किट हाउस में पार्टी के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मीडिया से बातचीत में एमएलसी आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और एनडीए के गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। हालांकि सीटों के बंटवारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा। पटेल ने कहा कि अपना दल एनडीए का अटूट अंग है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय नेता समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में अपना दल ने चुनाव की रणनीति तैयार कर ली है। इसी कड़ी में अयोध्या पहुंचे अपना दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और एमएलसी आशीष पटेल ने सर्किट हाउस में पार्टी के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। पार्टी पंचायत चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से लड़ रही है। उसी पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मैं यहाँ फैजाबाद आया हुआ हूँ और इसी की समीक्षा के लिए मैंने यहाँ जिले के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। जो चुनाव है आगे, जिसमें कितने प्रत्याशी उतारेंगे आप? पार्टी पूरे फैजाबाद जनपद के सभी जिला पंचायत वार्डों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये समय आने पर तय होगा कि कहाँ से कितने कौन प्रत्याशी लड़ेगा। ये गठबंधन इसमें भी होगा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया कि हम एनडीए के अटूट अंग हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों में पार्टी गठबंधन के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। समय आने पर तय होगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, ये समय आने पर। अभी पंचायत चुनाव है और इसमें क्या गठबंधन होगा? निश्चित तौर पे हम एनडीए के पार्ट हैं और पार्टी जो है एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ेगी। राम मंदिर का फैसला आ गया, राम मंदिर भी बनने वाला, क्या कहेंगे इस पे? ये कोर्ट का फैसला था। हम कोर्ट के फैसले का सभी पार्टियों ने स्वागत किया, हमारी पार्टी भी इसका स्वागत करती है।
कोटा बारा नेशनल हाईवे पर पोलाई कला गांव के पास सोमवार शाम को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार टायर फटने से पलट गई। रफ्तार इतनी तेज थी कि कार 10 से 12 पलटी खाकर दूर खेत तक जा पहुंची। हादसे में 4 लोगों की मौके पर और एक की अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। 4 घायलों को कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी बारा में पारिवारिक समारोह में शामिल होकर वापस अपने घरों की ओर लौट रहे थे। क्रिसमस के बाद मनाली के साथ मणिकर्ण, तीर्थन और जीभी क्षेत्र में रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचने से पुलिस प्रशासन ने नए साल के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने रोड मैप बनाकर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए मनाली, मणिकर्ण और बंजार घाटी में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की है। पुलिस ने यातायात को सुचारू चलाने के लिए कुछ नए प्रयोग भी शुरू किए हैं। इस पर एसपी गौरव सिंह ने कहा कि नववर्ष तक कुल्लू मनाली के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ उमड़ने की संभावना है, इसलिए सख्ती से कोरोना नियमों की पालना करवाई जाए। एसपी जो है कुल्लू के वो तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और उन्होंने ये भी देखने की कोशिश की है कि किसी तरह से कोई व्यवस्था ना बिगड़े। आपको बता दें कि क्रिसमस के बाद मनाली के साथ मणिकर्ण, तीर्थन और जीबी क्षेत्र में रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचने से पुलिस प्रशासन ने नए साल के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने रोड मैप बनाकर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए मनाली, मणिकर्ण और बंजार घाटी में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की है। पुलिस ने यातायात को सुचारू चलाने के लिए कुछ नए प्रयोग भी शुरू किए हैं। इस पर एसपी गौरव सिंह ने तमाम जानकारी साझा की। कुल्लू जिला में बड़े बड़े टूरिस्ट स्टेशंस जैसे मनाली, मणिकर्ण, तीर्थन, बंजार, जीभी, इन सभी स्टेशंस पर न्यू ईयर के उपलक्ष्य में कई सारे टूरिस्ट के आने की संभावना है और हैवी रश इसमें एंटिसिपेटेड है, जिसमें टूरिस्ट की सेफ्टी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए कुल्लू पुलिस ने फोर्स को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। इसमें हमने एडिशनल रिजर्व्स भी बटालियन से मंगाई हैं। इसमें मनाली में 130 पुलिसमैन की टीम डिप्लॉय की गई है, जो मनाली से लेकर अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल तक एक्टिव रहेगी और जलोड़ी, तीर्थन और जीभी में 15-15 लोगों की एक टीम। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक नवविवाहित दंपत्ति ने जिला पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा मांगी है। जानकारी के अनुसार विवाहिता सरला की सगाई बचपन में दीपाराम से हुई थी। दीपाराम ने कुछ समय बाद किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लिया, जिसके बाद दीपाराम के परिजन सरला पर बड़े भाई से शादी करने के लिए दबाव बना रहे थे। इस पर सरला ने शादी करने से इनकार कर दिया और अपने प्रेमी डूंगरा राम से प्रेम विवाह कर लिया।
अपनी पसंद से विवाह करने से नाराज गांव के पंच नवविवाहित दंपत्ति को जान से मारने की धमकियां देने लग गए, जिसके चलते दंपत्ति ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर सुरक्षा की मांग की है। मेरा नाम डूंगरा राम है, गाँव मेरा भटाला है, पुलिस स्टेशन आरजीटी, और मैंने मेरी मर्जी से शादी किया है। डूंगरा और वाइफ ऑफ सरला। और मेरे को ये सामाजिक तौर पे लोगों ने परेशान कर रखे हैं और लड़की के परिवार वालों को सामाजिक लोगों ने और 5-7 उनके जो लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं कि उठा लेंगे और धमकी दे रहे हैं। और जो इनके बचपन में जो सगाई हो सकी थी उस लड़के को बदल दिया। बदलने से हमारे उसको 5 साल हो गए इनके पिता को सगाई करने के लिए और दूसरी जगह शादी करने के लिए पट्टादीद कर रहे हो, कोई शादी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने हमारी मर्जी से कोर्ट में जाकर शादी किया है। जाने के बाद में माता पिता को हमने बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी ने योगी सरकार के कार्यों की तारीफ की। उनका कहना है कि योगी सरकार में अयोध्या का बहुत विकास हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आगे भी रही तो और विकास होगा। इकबाल अंसारी का कहना है, सरकारें बहुत आईं लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने जितना विकास किया किसी ने नहीं किया। वहीं तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम भक्तों की इच्छा से आगे बढ़कर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी ने योगी सरकार के कार्यों की तारीफ की है। उनका कहना है कि योगी सरकार में अयोध्या का बहुत विकास हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकारें आगे भी रही तो और विकास होगा। इकबाल अंसारी का कहना है कि सरकारें बहुत आईं लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने जितना विकास के कार्य किए हैं उतना किसी ने नहीं किया। वहीं तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास का भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम भक्तों की इच्छा से आगे बढ़कर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। सवाल हमारे अयोध्या शहर का है। अयोध्या ये धर्म की नगरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग यहाँ अपनी श्रद्धा से लोग आते जाते हैं। अयोध्या का विकास माननीय योगी जी की सरकार में तो बहुत हुआ। राम की पगड़ी बनाई गई, घाटों का भी जो है सुंदरीकरण हुआ और अयोध्या के लोग अब जो है बहुत सी चीज़ों पे आस लगाए बैठे हुए हैं। ये माननीय योगी जी की सरकार आगे भी रही तो विकास बहुत अच्छा होगा और विकास हो भी रहा है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए कि जिसके दौर में अयोध्या में सरकारें तो बहुत से आई लेकिन विकास योगी जी की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जो राम भक्तों की इच्छा थी उससे भी अच्छा काम कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारें जितने भी आई सबने अयोध्या को नजरअंदाज किया, उपेक्षित रखा है। लेकिन खास तौर पर जब से योगी जी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं तब से निरंतर अयोध्या के गौरव को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मुगल काल से लेकर के ब्रिटिश शासन और कांग्रेस इत्यादि ने जिस तरह से अयोध्या को उपेक्षित रखा और अयोध्या की धरोहर को, अयोध्या की संस्कृति को बिगाड़ने का जो है एक दुस्साहस किया है, उसको योगी जी निरंतर प्रयास करके पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि 2024 तक अयोध्या जो है तो त्रेता युग की अयोध्या लगने लग जाएगी। और योगी जी जो भी काम कर रहे हैं यह निश्चित रूप से एक आदर्श मुख्यमंत्री, मैं तो ये मानता हूं कि आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं सबसे अच्छे मुख्यमंत्री। कृषि कानून के विरोध में किसान जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान रिलायंस के टावर को क्षति पहुंचाने पर पंजाब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पटियाला के एसएसपी विक्रमजीत सिंह दुग्गल ने कहा कि जितने भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन धरने की आड़ में कोई असंतुलन क्रिएट करेगा तो पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। पटियाला एसएसपी विक्रमजीत सिंह दुग्गल ने बताया कि रिलायंस के साथ हमने तालमेल किया और कुछ टावर बंद किए गए थे जिन्हें फिर से सुचारू रूप से चलवाया गया। साथ ही प्रदर्शन के दौरान कोई भी कानून हाथ में लेगा तो तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। तमाम बातें जो हैं एसएसपी के द्वारा कही गई हैं। आपको हम जानकारी दे दें कि कृषि कानूनों के विरोध में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और धरना प्रदर्शन की इस आड़ में रिलायंस के टावर को क्षति पहुंचाने पर अब पंजाब सरकार ने सख्ती दिखाई है। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में पटियाला के एसएसपी विक्रमजीत सिंह दुग्गल ने कहा कि जितने भी धरने प्रदर्शन हो रही हैं वो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन धरने की आड़ में कोई असंतुलन क्रिएट करेगा तो पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा।
मैं ये कहना चाहना कि जिन्नी भी प्रोटेस्ट है, किसी भी तरह की प्रोटेस्ट है, वो किसी का भी डेमोक्रेटिक राइट हैगा, पर जे डेमोक्रेटिक राइट दी आड़ दे विच कोई भी वायलेंस क्रिएट करूगा तो विल डेफिनेटली टेक एक्शन एज पर लॉ। किन्ने के टावर्स वगैरह डिस्टर्ब होए ने पटियाला डिस्ट्रिक्ट? हुण फिलहाल जो स्थिति है, अज रिलायंस के ऑफिसर्स के नाल असी तालमेल किया है, दे आर वेरी हैप्पी। तो टावर्स जिहड़े डिसरप्ट होए सी या उन्होंने खुद ने भी कई जगह पे एक्शन लिया सी कि किसी वजह करके उन्होंने बंद करने पे, वो भी सारे रीस्टोर हो रहे हैं। अज की घड़ी दे विच कोई नवा टावर किसी थां ते डिसरप्ट नहीं हो रहा, पब्लिक बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। अडानी गैस वॉल जिहड़ा है वो सेफ है बिल्कुल, की एश्योर कर दो? मैं ये कहना कि किते भी किसी भी तरीके की कोई भी वायलेंस या जे कानून को अपने हाथ के विच कोई लूगा तो कोरोना से निपटने के लिए कोरोना की वैक्सीन जल्द आने वाली है। इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारी टीकाकरण की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिले में कोरोना की वैक्सीन को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को वैक्सीन मिलते ही उसे लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 4 चरणों में वैक्सीन को लगाया जाएगा। निर्देशों के अनुसार पहले चरण में कोरोना को लेकर सबसे आगे रहने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। प्रशासन द्वारा जिले के हेल्थ केयर वर्कर्स की सूची तैयार की गई है। अब तक करीब 9,635 लोगों की सूची तैयार हो चुकी है। इनमें से 7,093 लोगों के दस्तावेज भी तैयार कर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें जालोर के करीब 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर 2 और उपखंड स्तर पर 3-3 केंद्र बनाए गए हैं, जहां जहां पर वैक्सीन को लगाया जाएगा उन सभी केंद्रों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। कोरोना वैक्सीन के लिए हमारी तैयारी पूरी है। पहले चरण में हम जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं लगभग वो 10,000 के आसपास होंगे, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और हम जहाँ भी हमारा वैक्सीन टीम है, जो टीमें भी गठित कर ली गई हैं और वैक्सीन स्टोर पे हमारे पास पर्याप्त जगह है, सारी सप्लाई लॉजिस्टिक पर्याप्त मात्रा में है, टीमें भी हमने बना ली है। और हम कार्यशाला भी आज जिला प्रमुख और MLAs की कर रहे हैं और ब्लॉक लेवल सारे सरपंच की और BDO साहब और सब। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि बिजली विभाग द्वारा 7,500 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 3,500 ट्यूबवेल कनेक्शन आगामी फरवरी 2021 तक जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुल 17,500 कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था। शेष कनेक्शन में किसानों को छूट दी गई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब किसानों को 3 स्टार मोटर बाजार से खरीदने की छूट दी गई है और ये कनेक्शन भी जल्द ही लगा दिए जाएंगे। बिजली मंत्री ने आगे बताया कि आगामी 31 मार्च 2021 तक प्रदेश भर के सभी खराब खंभों को भी ठीक कर दिया जाएगा या फिर उन्हें बदल दिया जाएगा। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान ये तमाम बातें बताई गई हैं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह के द्वारा। उन्होंने जानकारी दी है कि बिजली विभाग द्वारा 7,500 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 3,500 ट्यूबवेल कनेक्शन आगामी फरवरी 2021 तक जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कुल 17,500 कनेक्शन के लिए आवेदन किए गए थे। शेष कनेक्शन में किसानों को छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि अब किसानों को 3 स्टार मोटर बाजार से खरीदने की छूट दी गई है और ये कनेक्शन भी जल्द ही लगा दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि नए वर्ष में से पहले ही हमारे किसान भाई भी जो है अपने अपने घर जाएंगे और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दलाल साहब एक सवाल है कि गन्ना जो व्यापारी हैं, जो गन्ना किसान हैं, उनको कहा जा रहा है कि एक जिले से दूसरे जिले में नहीं बेचने दी जा रही है उनको फसल, जबकि बीजेपी कहती है गन्ना शुगर मिल जो लगाया जाता है उसमें
और वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का प्रदर्शन 1 महीने से ज्यादा के समय से जारी है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अब किसानों का आंदोलन बहुत ही ज्यादा व्यापक हो चुका है। देश भर के कई संगठनों और समूहों ने किसानों को अपना समर्थन दिया। एक तरफ कुछ लोग जहां आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, वहीं कुछ अन्य दूसरे तरीकों से इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। हाल ही में केरल के किसानों के समूह ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए ट्रक भरकर अनानास भेजा था। केरल के अनानास किसानों के संगठन ने 16 टन अनानास और इसे भेजने की लागत का पूरा खर्चा उठाया है। उन्होंने यह फल प्रदर्शनकारी किसानों के बीच बांटने के लिए भेजा। केरल के एर्नाकुलम जिले में वजाकुलम से 16 टन अनानास लेकर ट्रक यहां से निकले थे। वजाकुलम को अनानास सिटी के नाम से जाना जाता है। यहां तक यहां से निकलने वाले अनानास भारत में सबसे मीठे अनानास माने जाते हैं। इन्हें 2009 में जीआई टैग भी मिला था। इन ट्रकों को केरल के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने हरी झंडी दिखाई थी। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नगरनार पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने एक बार फिर गांजे के तस्करों को पकड़ा है। बता दें कि पुलिस को एक सूचना मिली कि एक कार में काफी मात्रा में गांजा तस्करी की जा रही है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार में अवैध मादक पदार्थ समेत 2 तस्करों को धर दबोचा। हरियाणा के चरखी दादरी में कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी उपकरण दादरी स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंच चुके हैं। सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने कहा कि दादरी नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के भंडारण की व्यवस्था कर ली गई है। तो स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। हरियाणा के चरखी दादरी का ये स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है, तो उसके मद्देनजर तमाम स्वास्थ्य विभाग जो है इस समय तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा के चरखी दादरी में कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी उपकरण दादरी स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंच चुके हैं। सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने कहा कि दादरी नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के भंडारण की व्यवस्था कर ली गई है। तैयारियां लगभग पूरी हैं, ठीक है ना। वैक्सीन अभी आखिरी दौर में चल रही है और सबका माइक्रो प्लान वगैरह सब तैयार हो चुके हैं, ठीक है ना। डीसी साहब इसके कमेटी के चेयरपर्सन हैं, वो ये सब नज़दीक से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारा प्लान ये है कि भाई सबसे पहले ये 4 चरण में लगेंगी। सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उन बंदों को लगेगी जो अपने यहाँ पे लाइन लिस्ट कर लिए गए हैं। लगभग 2700 बंदे हैं हमारे यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर हैं। दूसरे चरण में जो लगेगी वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लगेगी, जैसे पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, ये सब चीज़ें। जो तीसरे चरण में लगेगी वो 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग को लगेगी, और लास्ट में फिर सबको जो भी रह जाएंगे 50 साल से नीचे वालों को। तो इस तरह ये सरकार का प्लान है जो इस तरह बनाया गया है। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप ना इसमें जनता को एजुकेट करें, जनता को बताएं कि भाई इसमें जो है कोई ऐसी बात हो, क्योंकि सरकार ने सब कुछ ना चेक कर लिया है, ठीक है ना भाई। उनकी 3-4 ट्रायल हो चुकी हैं और बाकी जो भी सरकार जैसे भी भेजती है ना, हम आपको आगे अपडेट करेंगे। फिलहाल यही प्लान है कि सरकार की तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही वो हमारे पास वैक्सीन आते हैं, जैसे ही सरकार डिसाइड करेगी और हम करेंगे। सामान उन्होंने सब कुछ भेज दिए हैं। हमारे पास ILR भी है, हमारे पास डीप फ्रीजर भी है, हमारे पास सिरिंज वगैरह भी उन्होंने पूरा स्टॉक भेज दिया है। जो माइक्रो प्लान बनाना है 18 जगह लगेगी और ये सब। देश भर में किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शंभू टोल प्लाजा पर आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करने आज पंजाब से भारी संख्या में महिलाओं के साथ बच्चे भी यहां पहुंचे। इस दौरान महिलाओं और बच्चों में आंदोलन को लेकर काफी जोश नजर आया और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन करने पहुंची महिलाओं और बच्चों ने बताया कि जब तक सरकार 3 कृषि काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। किसान आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे बच्चों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की
और गीत के अंदाज में सरकार से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के अंबाला में भी आज शंभू टोल प्लाजा पर आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करने पंजाब से भारी संख्या में महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी पहुंचे। इस दौरान महिलाओं और बच्चों में आंदोलन को लेकर काफी रोष नजर आया और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए 3 कृषि काले कानूनों को वापस लेने की मांग की गई और किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए पहुंचे महिलाओं और बच्चों ने बताया कि जब तक सरकार 3 कृषि काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। पहले तो मैं इस टोल प्लाजा फ्री की बात कर रहा हूँ। तो पहले आदेश आया था हमें हाई कमांड से कि इसको 25-26 तारीख के लिए बंद करना है, लेकिन परसों फिर आदेश आया भी इसको अनिश्चित काल के लिए बंद करना है। ये इसलिए बंद किया गया है कहीं मोदी सरकार ये ना सोचे कि ये तो किसान सिर्फ दिल्ली के बॉर्डरों पर ही बैठे हैं। नहीं, इस आंदोलन को तेज करने के मद्देनजर ये हरियाणा पंजाब के सभी टोल प्लाजा फ्री किए गए हैं। कल अखबार में खबर थी कि हरियाणा में टोल प्लाजा फ्री होने के कारण ये टोल प्लाजा कंपनी को 12 करोड़ 83 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि ये 12 करोड़ 83 लाख रुपया हमने अपने देश के लोगों का बचाया एक दिन में। तो जब तक ये टोल प्लाजा फ्री रहेंगे कम से कम हमारे लाखों देशवासी इसका फ़ायदा उठाएंगे। ये जब तक ये सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेती ये धरना और ऐसे ही चलते रहेगा। मुझे अब ऐसे लग रहा है ये शंभू बॉर्डर हमने यहाँ 25 तारीख को धरना दिया था, वो उस दिन हमारी संख्या बहुत कम थी। डे बाय डे हमारी संख्या और यहाँ लोगों का साथ हमें बहुत मिल रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये शंभू बॉर्डर ना बन जाए। तो सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये जो किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये तो जन आंदोलन बन गया है, रोटी रोटी का सवाल बन गया है। देश का बच्चा देश का हर वर्ग इस आंदोलन के साथ जुड़ गया है। इतने जो मोदी अपने काला नहीं लेता है ना, इतना हम यहीं पर बैठे रहेंगे और हम नहीं जाएंगे। इसने हमारा बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, हम बाबे नानक के बच्चे हैं, हम नहीं जाएंगे। हम अपना वहीं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। कानपुर के न्यू भाऊपुर से गुजरी मालगाड़ी फिरोजाबाद के न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन होकर गुजरी। इससे पहले भी डीएफसी का रेल राज्य मंत्री सुरेश अगाड़ी द्वारा टूंडला पर शुभारंभ किया गया था। रेल पटरियों पर मालगाड़ी का दबाव अधिक होने के कारण पैसेंजर ट्रेनों का जो समय था वो उसे समय से चलाने में रेलवे को असुविधा हो रही थी। इसी को देखते हुए रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के तहत मालगाड़ियों को गुजारने की योजना तैयार की। न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन से मालगाड़ियों को गुजारा जाने लगा। सांसद डॉक्टर चंद्र सिंह यादव ने मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। हालांकि मालगाड़ी टूंडला पर रुकी नहीं, वह नॉन स्टॉप गंतव्य के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर भाजपा नेता भी मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में जगदलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। अलग अलग स्थानों पर नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये सभी लोग नशाखोरी कर आपस में लड़ाई झगड़ा कर शहर में शांति व्यवस्था को बाधित करते पाए गए थे। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर से ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जगदलपुर से माफ कीजिएगा। यहाँ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। अलग अलग स्थानों पर नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये सभी लोग नशाखोरी कर आपस में लड़ाई झगड़ा कर शहर में शांति व्यवस्था को बाधित करते पाए गए थे। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन पर मामला दर्ज कर लिया है।
और चूंकि ठंड का समय है और इस समय जो है आपराधिक गतिविधियां और जो असामाजिक तत्वों की गतिविधियां हैं वो बढ़ी हुई रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो शहर के जो संदिग्ध स्थल है जैसे कि बैला कोठा, लाल बाग क्षेत्र, दलपत सागर, बैला बाजार और मिशन ग्राउंड, इन जगहों पर अक्सर शाम को सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कुछ नशा संबंधी जो है गतिविधियां देखी जा रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए शहर में कोतवाली और बोधघाट के द्वारा जो है एक अभियान चलाया गया था और इसमें शाम के समय पेट्रोलिंग कर जो संदिग्ध व्यक्ति मिल रहे हैं, जो शराब सेवन कर रहे हैं, गांजा का सेवन कर रहे हैं, उनको थाना में लाकर जो है ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्यवाहियां की जा रही हैं। पूर्व में पिछले सप्ताह जो है थाना बोधघाट के अंतर्गत जो है 8 संदेहियों को। भारतीय किसान यूनियन एकता द्वारा मोगा के बीजेपी जिला प्रधान के घर के बाहर धरना दिया गया। यूनियन द्वारा जिला प्रधान पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह केंद्र सरकार के कृषि बिलों को रद्द करवाने में किसानों का सहयोग दे। धरने प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। एएनबी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने मोहल्ले के एमसी से बहुत परेशान है। काफी बार उन्हें समझा चुके हैं कि वह भाजपा जिला प्रधान पद से इस्तीफा देकर किसानों का साथ दें। तो पंजाब के मोगा की ये तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता द्वारा मोगा के बीजेपी जिला प्रधान के घर के बाहर धरना दिया गया। यूनियन द्वारा जिला प्रधान पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को रद्द करवाने में किसानों का सहयोग दे। यूपी के फिरोजाबाद से देसी कट्टा लहराने का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जसराना थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में किशोरी के साथ मारपीट करने के बाद तमंचे की बट से उसके पिता को घायल कर दिया गया। आरोपी युवक का तमंचा लहराने का वीडियो सामने आया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी और उसके भाई को हिरासत में लिया है। वहीं लोगों की माने तो युवक गांव में पूर्व में भी तमंचा लहराकर दहशत फैलाने का कार्य कर चुका है। एसपी देहात राजेश कुमार ने बताया कि मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर तमंचा लहराने वाले के साथ और उसके भाई को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में कई दिन तक अच्छी धूप के बाद फिर सर्द हवाओं ने कड़ाके की सर्दी का एहसास कराया। सुबह के समय 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चली। बुधवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री और गिरावट आने का अनुमान है। वहीं पानीपत में मंगलवार सुबह में आसमान में बादल छाए रहे। सूर्यदेव बादलों में लुका छिपी करते नजर आए। रविवार रात से दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ चल रही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में कमी दर्ज की गई। मंगलवार को सर्द हवाओं की रफ्तार भी 12 से बढ़कर 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हल्की धूप और शीतलहरों के कारण अधिक सर्दी का एहसास हुआ। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि अगले 3 दिनों तक शीतलहरें चलने की उम्मीद है। इससे तापमान में गिरावट के साथ पाला भी पड़ेगा। शीतलहर और पाले के कारण गलन बढ़ेगी। आने वाले दिनों में सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वातावरण में नमी अधिक होने के कारण फिर से धुंध पड़ने के आसार बन रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।